हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। तो एमबीए पाठशाला ने आप लोगों की स्पीड बूस्ट करने के लिए, आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए एक फ्री डेली क्विज का इनिशिएटिव लिया है, जिसको आप लोग हमारे पोर्टल पर www.mbapathshala.com पर जाकर हमारा जो फ्री कोर्सेज का सेक्शन है, कैट 2026 फ्री प्रिपरेशन एक कोर्स है, उसमें एनरोल करके आप डेली बेसिस पर एक फ्री क्विज लगा सकते हो। ये क्विजेज आप लोगों के एग्जाम यानी कि कैट 2026 तक हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर इसका एनालिसिस मिलेगा, क्विज रहेगी हमारे पोर्टल पर। Hello, guys, welcome to Daily Dose. So, let's read the passage. George Orwell's dystopian masterpiece 1984 did not merely describe autocratic future, it engineered a lexical means related to dictionary, words, lexical blueprint for dissecting contemporary political manipulation. जॉर्ज ऑरवेल की जो डिस्टोपियन मास्टरपीस थी, dystopia by the way is the opposite of utopia. Utopia is a perfect world, dystopia is a perfectly imperfect world. So जॉर्ज ऑरवेल की डिस्टोपियन मास्टरपीस बुक का नाम था 1984. उसने केवल ऑटोक्रेटिक फ्यूचर को डिफाइन नहीं किया, डिस्क्राइब नहीं किया, बल्कि उसने एक इंजीनियर किया एक ऐसा डिक्शनरी या वर्ड से रिलेटेड ब्लूप्रिंट जिससे हम आजकल की जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है उसको समझ सकते हैं, डायसेक्ट कर सकते हैं. सेंट्रल टू द नॉवेल्स टोटलाइजिंग रिजीम इज न्यू स्पीक. टोटलाइजिंग का मतलब अथॉरिटेरियन. तो नॉवल के अंदर जो अथॉरिटेरियन रिजीम की बात हुई है, उस अथॉरिटेरियन रिजीम के कंटेक्स्ट में न्यू स्पीक एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अ carefully truncated dialect designed not to expand human consciousness but to systematically eviscerate it. तो जो न्यू स्पीक है, ये एक ऐसा बोलने का तरीका है जिसमें हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड नहीं करते, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अंदर से ख़त्म करते हैं, मतलब उसको अंदर से निकालते जाते हैं. By shrinking vocabulary, the state aimed to render thought crime or any heterodox political dissent physically impossible to conceptualize. न्यू स्पीक जो बोलने का तरीका था, उसमें वोकेबलरी को, जो टोटलाइजिंग रिजीम है या जो अथॉरिटेरियन रिजीम है, वो वोकेबलरी को इतना कम या लिमिटेड कर देना चाहती थी कि आप थॉट क्राइम कर ही नहीं पाओ. आपके पास इतने वर्ड्स ही नहीं बचेंगे कि आप कोई ऐसी थॉट ला पाओ जो कि उस सबवर्सिव रिजीम के अगेंस्ट में जाती है. एंड दैट वाज लाइक, सो बेसिकली इट वाज अ वे टू सप्रेस पॉलिटिकल डिसेंट, because you have very limited vocabulary, it is impossible to conceptualize since words required to formulate subversion would no longer exist. Okay, so अथॉरिटेरियन रूल या जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में जाने के लिए, सोचने के लिए या लिखने के लिए जिस तरह के वर्ड्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, उस तरह के जब वर्ड्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आप ना तो उनके अगेंस्ट में सोच पाओगे, ना उनके अगेंस्ट में बोल पाओगे, ना उनके अगेंस्ट में लिख पाओगे. सो पॉलिटिकल डिसेंट को सप्रेस करने का एक तरीका, रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट could be used in that potential. Okay, and by shrinking the vocabulary you can actually bring people under control. In the decades following the novel's publication, several Orwellian coinages migrated from bleak landscape of Oceania into the mainstream English lexicon. काफ़ी डेकेड्स हो चुके हैं नॉवल को पब्लिश हुए, और कई वो वर्ड्स जो ऑरवेल ने कॉइन किए थे वो अब ओशेनिया, जहाँ जो कि नॉवल का एक जहाँ पे बेस्ड है, उस ब्लीक लैंडस्केप से निकल के अब मेन इंग्लिश डिक्शनरी में आ चुकी है. मतलब उस बुक के वर्ड्स अब इंग्लिश डिक्शनरी में आ चुके हैं. टर्म्स लाइक बिग ब्रदर, डबल थिंक, थॉट पुलिस एंड अनपर्सन हैव इवॉल्व्ड बियॉन्ड देयर ओरिजिनल नरेटिव बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्मिंग into indispensable analytical metrics with social linguistic and political discourse. बहुत सारे टर्म्स जैसे कि बिग ब्रदर, डबल थिंग, थॉट पुलिस, अनपर्सन, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं, अपने ओरिजिनल बाउंड्री के आगे निकल चुके हैं, एंड दे हैव एक्चुअली impacted analytical metrics with social linguistic and political discourse. That means कि जो हमारी
लाइक जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, जो सोशो लिंग्विस्टिक हमारा लैंडस्केप है, हमारी वोकैबलरी है, उस पे इन वर्ड्स का, जो कि 1984 बुक से आए हैं, उनका उन वर्ड्स का बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक है? द एंड्योरिंग पोटेंसी ऑफ दीज टर्म्स लाइज इन द नुआंस्ड साइकोलॉजिकल एक्यूरेसी। इन वर्ड्स का जो पोटेंशियल है या जो इनकी पावर है, वो इस चीज़ में लाया करती है दैट दे आर वेरी साइकोलॉजिकली एक्यूरेट। So the nuanced psychological accuracy is what makes these words very, very potent. Consider double thing. Defined as the capacity to simultaneously hold two contradictory beliefs in one's mind and accept both of them. जैसे कि डबल थिंक एक वर्ड है जो 1984 बुक में से लिया गया है। डबल थिंक का मतलब, वर्ड को वैसे रीड करके भी आप समझ सकते हो कि डबल एंड थिंक, दैट मीन्स यू हैव टू थॉट्स गोइंग इनसाइड योर माइंड। एंड डबल थिंक इज एग्जैक्टली दैट, दो ऐसी थॉट्स जो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, ठीक है? सो एज अ पर्सन यू कैन एक्चुअली होल्ड टू कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स इन वंस माइंड एंड एक्सेप्ट बोथ ऑफ देम, विच इज इन कॉमन सेंसिकल सेंस इम्पॉसिबल, बट बुक के अंदर वो चीज़ डिस्कस हुई है। तो दो कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज आप अपने माइंड में एक साथ होल्ड कर पा रहे हो और दोनों को मान भी पा रहे हो, which is very strange. Okay, so that sort of situation is described by this word double think. Unlike hypocrisy, which involves conscious discrepancy between stated beliefs and action or simple delusion, double think requires an active managed fracturing of reality. ऑथर कहता है कि हिपोक्रेसी से ये वर्ड अलग है क्योंकि डबल थिंक को काम करने के लिए आपको रियलिटी को फ्रैक्चर करना पड़ेगा, मतलब रियलिटी को, असलियत को एक्सेप्ट करने से अपने दिमाग को रोकना पड़ेगा, ठीक है? It demands a deliberate suspension of logic to accommodate state-sponsored orthodoxy. So you have to suspend the logical faculty of your mind so that जो स्टेट की बताई हुई बातें हैं, जो उनकी ऑर्थोडॉक्सी है, ठीक है, गवर्नमेंट की, उसको आप एक्सेप्ट कर पाओ। Meaning the individual must be conscious of the truth while meticulously curating their own self-deception. Which simply means that you have to actually fool yourself. Okay, because you are holding two contradictory beliefs at the same time. How is that possible unless you fool yourself? In contemporary geopolitical arenas, this phenomena frequently surfaces when institutions or populace the groups fiercely champion civil liberties while simultaneously endorsing systematic surveillance apparatuses. ऑथर कहता है कि कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में ये फिनोमेना हमें अक्सर देखने को मिलता है। जैसे हम इंस्टीट्यूशंस की या पॉपुलर ग्रुप्स की बात करें, तो वैसे तो वो सिविल लिबर्टीज़ को चैम्पियन करते हैं, मतलब सिविल लिबर्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑन द अदर हैंड दे सपोर्ट द सिस्टमिक सर्वेलेंस अपैरेटस ऑल्सो, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज अगेन, क्योंकि सिस्टमिक सर्वेलेंस आप करवा रहे हो तो आप लोगों की लिबर्टीज को क्रॉस कर रहे हो, आप उनको ट्रैक कर रहे हो, तो यू आर गोइंग अगेंस्ट देयर पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम, और वैसे आप सिविल लिबर्टीज को सपोर्ट भी करते हो, तो दैट्स वेरी स्ट्रेंज. द वर्ड प्रोवाइड्स अ डिस्टिंक्ट डायग्नोस्टिक लेबल फॉर आवर साइकोलॉजिकल जिम्नास्टिक्स दैट वुड अदरवाइज रिमेन नेबुलस एंड डिफिकल्ट टू चैलेंज. ओके, अब ये अपने दिमाग में दो अपोजिट बातों को एक साथ होल्ड करना अपने आप में, द ऑथर कॉल्स इट साइकोलॉजिकल जिम्नास्टिक. सो इस तरीके के साइकोलॉजिकल जिम्नास्टिक को कवर करने के लिए दिस वर्ड double think, it's one of the best ways to actually capture that sort of idea जो कि otherwise captured नहीं हो पाता, ठीक है, but because we have this word we can put a label to this psychological gymnastic that some people do. Similarly, the concept of unperson. Okay, similarly, the concept of unperson underscores a sophisticated understanding of bureaucratic erasure. इसी तरीके से जो अनपर्सन का कंसेप्ट है वो अंडरस्कोर करता है एक सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग जब आप ब्यूरोक्रेसी को इरेज कर रहे हो, मिटा रहे हो. इन ओशेनिया, to become an unperson was not merely to be executed, but to have all historical, institutional and social traces of one's existence completely expunged. जैसे ओशेनिया स्टेट के अंदर अगर आप एक अनपर्सन बनते हो या आपको अनपर्सन बना दिया जाता है, तो इसका मीनिंग केवल ये नहीं है कि आपको किल कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बल्कि
आपके सारे हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल ट्रेसेस आपके एग्जिस्टेंस के कंप्लीटली मिटा दिए जाएंगे। तो अनपर्सन इज नॉट सिंपली किलिंग समवन, इट्स एक्चुअली removing all the historical and institutional social traces of that person. This goes far beyond the ancient Roman practice of dementio memoriae. Orwell recognized that in an information dominated society, power belongs to those who control the archive. ओके, ऑरवेल का ये मानना था, या ऑरवेल ये रिकॉग्नाइज करता था कि इंफॉर्मेशन डोमिनेटेड सोसाइटी में पावर उसके पास होती है जो रिकॉर्ड्स को कंट्रोल करता है। आर्काइव इज रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड्स आपके हाथ में, तो आप कुछ भी पुराने रिकॉर्ड्स को चेंज कर सकते हो, रियलिटी को आप चेंज कर सकते हो। व्हेन अ पर्सन इज स्ट्रिप्ड ऑफ दैट डिजिटल एंड हिस्टोरिकल फुटप्रिंट, जब आप किसी पर्सन के डिजिटल और हिस्टोरिकल फुटप्रिंट, मतलब जो जो इस इंसान ने किया है या जो जो चीज़ें उसके कंटेक्स्ट में लोगों को पता है, क्योंकि आपके हाथ में रिकॉर्ड्स हैं तो आप उनको हटा सकते हो। रियलिटी इटसेल्फ इज रेट्रोएक्टिवली एडिटेड, विच सिंपली मीन्स कि आप उस पर्सन के कंटेक्स्ट में जो जो बातें हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, हटा सकते हो, और जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली यू नेवर एग्जिस्टेड एज अ पर्सन। दैट इज व्हाट अनपर्सन इज। यू गो बैक इन टाइम एंड लाइक यू एडिट ऑल द रिकॉर्ड्स as if the person never existed. Today, as public discourse migrates into corporate owned digital public squares, the algorithmic deplatforming or systemic shadow banning of individuals bring the terrifying clinical reality of unperson back into sharp focus, showcasing how institutional power can still make an individual effectively vanish from public consciousness. अब जो अनपर्सन का कंसेप्ट है, वैसा ही सिमिलर कंसेप्ट आजकल हमें पब्लिक डिस्कोर्स में देखने को मिलता है। जब आप ये देखते हो कि जो कॉर्पोरेट और डिजिटल पब्लिक स्क्वायर्स हैं, उसमें एल्गोरिथम को यूज करके आप किसी पर्सन को डी प्लेटफॉर्म कर सकते हो। अब जब उस पर्सन को आपने प्लेटफॉर्म पे से बैन कर दिया, या फिर लाइक यू आर फॉलोइंग सिस्टमिक शैडो बैनिंग, विच सिंपली मीन्स दैट आपने उस पर्सन का डिजिटल फुटप्रिंट ही गायब कर दिया। तो कॉर्पोरेट ओन्ड जो पब्लिक स्क्वायर्स हैं, विच मीन्स कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, या यूट्यूब हो गया, अब क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप किसी भी पर्सन को कभी भी गायब कर सकते हो, हटा सकते हो, तो इट प्रूव्स द सेम फंडा ऑफ अनपर्सन। इट शोकेसेस दैट हाउ an institution which is so powerful can actually end up vanishing people from public's consciousness. Okay, so think about Google. So if Google decides that a certain person has to be banned on any platform of Google, so people would never be able to look up that person on internet. Okay, because like that is where you go. You go to Google to find details of someone, right? Okay, so institutions can control and like they have the power to make a person unperson. However, the proliferation of Orwell's vocabulary carries a profound irony. Author कहता है कि इसके बावजूद, however is contrast, ऑरवेल की वोकैबुलरी का फैलना अपने साथ एक प्रोफाउंड, एक बहुत डीप आयरनी भी लाता है। As these words have become cultural catchphrases, they have frequently been subjected to the very semantic dilution Orwell warned against. अब जैसे जैसे ये वर्ड बहुत पॉपुलर होता जा रहे हैं, तो इनका डाइल्यूशन भी होता जा रहा है, और ऐसे डाइल्यूशन के बारे में ऑरवेल ने वार्निंग भी दी थी हमें बुक के अंदर। When Big Brother is invoked to describe routine municipal traffic cameras, or thought police is used to decry standard internet moderation or cultural faux pas, the acute terror of absolute totalitarianism is trivialized. सिंपल भाषा में, बिग ब्रदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म था जो कि आप एक डिक्टेटर के लिए यूज करते हो, लेकिन अगर आप बिग ब्रदर जैसे स्ट्रॉन्ग टर्म को केवल ट्रैफिक कैमरास के लिए यूज करोगे, या थॉट पुलिस टर्म को आप सिर्फ एक नॉर्मल इंटरनेट मॉडरेशन के लिए यूज करोगे, तो आप बेसिकली ये कर रहे हो कि इतने हेवी और इतने इंपॉर्टेंट, इतने सिग्निफिकेंट वर्ड्स को आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए यूज करके you're actually diluting the importance of those words. Okay, the words that have come from the book 1984. This linguistic drift creates a paradox. By overusing the vocabulary of newspeak to label mundane annoyances, society risks blunting the precise
cognitive instruments needed to identify genuine systemic authoritarian encroachment. Okay, अब इस linguistic drift से एक paradox create होता है, एक विरोधाभास क्रिएट होता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि आप ओवर यूज कर रहे हो न्यू स्पीक की वोकैबुलरी टू पुट अ लेबल टू नॉर्मल मंडेन अनॉयंसेस. Society brisk blunting the precise cognitive instrument needed to identify genuine systemic authoritarian encroachment. तो जिन वर्ड्स को जेन्युइन अथॉरिटेरियन एनक्रोचमेंट के लिए यूज किया जाना था, आपने उन वर्ड्स को वेस्ट कर दिया ट्रिवियल चीजों में. ओके, सो नाउ जब कल को आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे वर्ड्स की, तो you won't find them because like the meaning of the word has been diluted. The flattening of these definitions serves to demonstrate that language remains a volatile battleground where the line between critical analysis and performative rhetoric is perpetually blurred. अब इन definitions का flatten होना मतलब meaningless बना दिया जाना with every passing day because you're diluting them, demonstrate करता है कि language एक बहुत volatile playground है, battleground है, जहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस और परफॉर्मेटिव रेटोरिक के बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो दिन ब दिन ब्लर होती जा रही हैं, वेग होती जा रही हैं. ठीक है, तो क्या किस चीज़ को हम क्रिटिकल एनालिसिस बोलें और किस चीज़ को हम दिखावा बोलें, परफॉर्मेटिव रेटोरिक बोले, भाषणबाजी बोले, पता लगा पाना बड़ा मुश्किल है. ठीक है, सो दैट इज वेयर द पैसेज कम्स टू एन एंड. लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. Which of the following expresses the central theme of the passage? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पैसेज के सेंट्रल थीम को टारगेट करता है? Okay, let's look at the first choice. Orwell's linguistic innovations in 1982 successfully predicted the rise of contemporary digital surveillance and algorithmic deplatforming. क्या ये पूरा डिस्कशन केवल और केवल सर्वेलेंस और एल्गोरिथमिक डीप्लेटफॉर्मिंग के बारे में ही है, और वो भी ये कि ऑरवेल ने 1984 में इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर दिया था? ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, सो ही नेवर प्रिडिक्टेड दैट दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, एंड लाइक दिस डिस्कशन इज नॉट ओनली अबाउट दीज टू टर्म्स. While the lexical tools derived from 1984 provide critical frameworks for analyzing modern psychological and systemic control, okay, yes, critical framework provide करता है, vocab provide करता है हमें psychological and systemic control को समझने के लिए. Their cultural exploitation risks weakening their diagnostic efficiency. Perfect. स्टार्टिंग के अंदर आपने बताया कि भाई द बुक हैज प्रोवाइडेड अस विद द टूल्स, विद द वर्ड्स, विद द वोकैबुलरी टू बी यूज्ड व्हेन यू हैव सच अ सिचुएशन ऑफ टोटलिटेरियन रिजीम्स, बट ओवर यूज हो रहा है वर्ड्स का, जिसकी वजह से उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है या डाइल्यूशन हो रहा है. The transition of Newspeak from a fictional dystopian mechanism to a mainstream linguistic reality demonstrates the inevitability of language degradation in political discourse. This passage is not about the inevitability of language degradation in political discussions. Okay, no. Doublethink and unperson represent sophisticated psychological phenomena that allow modern institutions to execute absolute totalitarian control over public archives. See, the passage is not about only two terms, doublethink and unperson. पैसेज में हम लोगों ने डबल थिंक और अनपर्सन को बिल्कुल यूज किया है, ठीक है, और उसको हमने समझा भी है, लेकिन ये पैसेज, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग द सेंट्रल थीम, इट्स नॉट अबाउट only two terms, double think and unperson. So obviously this cannot be the answer. The answer is second option. The author's approach towards contemporary popular usage of Orwellian terminology can be described as. Author की approach को हम कैसे describe करेंगे when it comes to his opinion about or his his language when it comes to Orwell's technology. Disparaging and dismissive. डिस्पराज का मतलब बेइज्जती करना, ठीक है, किसी के लिए कुछ खराब बोलना, और डिसमिसिव का मतलब यू डोंट अग्री. तो ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी द आंसर. ऑब्जेक्टिव यस येट कॉशनरी. नाउ दिस इज अ गुड चॉइस, क्योंकि कॉशनरी का मतलब होता है वार्निंग देना. तो कहीं ना कहीं पे ऑथर ये बोल रहा है कि ऑरवेल ने जो टर्म्स दिए थे उस सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑरवेल ने जो चीज़ें बताई थी वैसा कुछ सिमिलर आज की मॉडर्न दुनिया में भी देखने को मिल रहा है. हालांकि 1984 तो एक फिक्शन थी, बट ही वार्नड अस अगेंस्ट लाइक द वेरी थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ. ठीक है, तो द टर्म कॉशनरी इज अ गुड वन. ठीक है, क्योंकि ऑथर का यहाँ बहुत एक एनालिटिकल, मेजर्ड
academic स्टाइल है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल है, एंड ही ऑल्सो हैज दिस वार्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो यस, दिस लुक्स लाइक अ गुड चॉइस. अलार्मिस्ट एंड डॉगमेटिक. देखो, डॉगमेटिक एक नेगेटिव टर्म है, मैं ऑथर को डॉगमेटिक नहीं बोलूंगा. मैं ये नहीं बोलूंगा कि ऑथर रूढ़िवादी था, पुरानी सोच का था. अलार्मिस्ट का मतलब भी होता है बिना बात के डराना. तो आपको लगता है कि ऑथर हमें बिना बात के डरा रहा है? ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, so this is wrong. Laudatory but skeptical. No, author is not skeptical. Author actually is objective and to the point, and like he's warning us about certain things. Laudatory का मतलब ये हो कि ऑथर तारीफ कर रहा है, बट किसकी तारीफ कर रहा है? यहाँ कोई तारीफ नहीं हुई. ठीक है, सो यस, द आंसर इज सेकंड ऑप्शन. Based on passages description of doublethink, which of the following real world scenarios best exemplifies this concept? अब डबल थिंक में क्या होता है? एक पर्सन अपने दिमाग में दो अपोजिट विचारों को होल्ड करता है और दोनों को बिलीव करता है. ठीक है. A corporate executive publicizes a carbon neutral corporate manifesto while secretly lobbying politicians to weaken environmental protection regulations. एक corporate executive publicize करता है कार्बन न्यूट्रल कॉर्पोरेट मैनिफेस्टो, जो कि एक अच्छी चीज़ है. कार्बन न्यूट्रल कॉर्पोरेट मैनिफेस्टो पब्लिसाइज कर रहा है, मतलब वो चाहता है कि कार्बन रिडक्शन हो, लेकिन छुप के पॉलिटिकल लॉबिंग कर रहा है, सीक्रेटली लॉबी कर रहा है पॉलिटिशियंस को, ताकि एनवायरमेंट वीकन हो. देखो, नाउ दिस कुड बी हिपोक्रेसी, क्योंकि आपने यहाँ पे ये नहीं बोला कि वो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों पे विश्वास करता है. ओके, तो हो सकता है कि यहाँ पे उसको फायदा हो, यहाँ पे उसको बस दिखाना हो, उसकी असलियत यही हो. दिस इज जस्ट लाइक ही शोइंग दिस ऑफ. सो ही इज नॉट रियली होल्डिंग टू कॉन्ट्रडिक्टरी बिलीव्स एट द सेम टाइम, जो कि हमारे को इस वर्ड के लिए चाहिए. ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मुझे पता है कि मेरा फायदा किस में है, तो भले ही मैं लोगों को कुछ भी बोलूँ, ठीक है, मैं अपने फायदे का काम कर रहा हूँ. राइट, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हिपोक्रेसी. A tech-savvy citizen uses encrypted messaging app to protect their personal privacy while publicly advocating for state-mandated security backdoors on all consumer software. Again, this is again hypocrisy. लोगों को कुछ और बोलना, खुद कुछ और करना. ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है, सेम प्रॉब्लम. इसको मैं आंसर क्यों नहीं मान सकता? क्योंकि पर्सन साइमल्टेनियसली दो अलग अलग चीज़ों को विश्वास नहीं कर रहा. ओके, टू कॉन्ट्रडिक्टरी viewpoint should be held at the same time. A political regime retroactively alters economic growth stats from past decade to make it current lackluster economic performance appear highly successful. Okay, so this is obviously wrong, क्योंकि back records को change करना is not double thing. A defense analyst fully recognizes that a weapon system is highly destructive, yet genuinely convinces himself that deploying it as an act of pure humanitarian pacifism. Now, this is the correct answer. Why? बिकॉज उसको ये पता है कि ये सिस्टम डिस्ट्रक्टिव है, तो उसके माइंड में इस चीज़ को लेके एक रिकॉग्निशन है, एक विश्वास है कि ये बहुत डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है. लेकिन उसके साथ साथ वो जेन्युइनली ये भी बिलीव करता है और उसने अपने को कन्विंस कर लिया है, दैट मीन्स कि वो खुद मानने लग गया है कि इसको यूज़ करना एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन काम है. तो आपको पता है कि सिस्टम कितना नुकसानदायक है या कितना डिस्ट्रक्टिव है, और उसके साथ साथ उसका कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू कि इससे लोगों को भला होगा. अब दोनों चीज़ों को अगर साइमल्टेनियसली मान के चल रहे हो, दैट मीन्स यू आर इंडल्जिंग इन double think. Okay, now this is a perfect example of double think, simply because the same person is holding two contradictory viewpoints and he believes on both of them. ठीक है, तो दोनों पे वो विश्वास भी कर रहा है, और एक ही पर्सन है, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू पॉइंट्स हैं और दोनों व्यू पॉइंट्स पे वो खुद मान भी रहा है. सो यस, डी ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देन द लास्ट वन, inference based. It can be inferred from the passage that the primary difference between dementia memory and Orwell's concept of unperson lies in. Okay, now I have to actually infer कि Orwell का जो concept है unperson का, और जो word है dementia memory, okay, which is a word of foreign origin, इन दोनों के बीच में passage के हिसाब से अगर अपन देखें तो क्या डिफरेंस आप बता सकते हो. ठीक है, नाउ ऑब्वियसली दिस वुड रिक्वायर अ बिट ऑफ व्हाट यू कैन से
understanding of vocabulary and like obviously using your common sense and the understanding of the passage. Okay, now when I look at the passage, so Orwell talks about that when I say the Roman practice of dementio memoriae, uh, in an information dominated society, power belongs to those who control the archive. तो dementio memoriae इस वर्ड से पता चल रहा है मेमोरी, ठीक है, मेमोरी को चेंज करना। इंफॉर्मेशन डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर आप पीछे जाके इंफॉर्मेशन कोई चेंज कर दोगे तो लोगों का पास्ट चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो पीछे जाके, अगर आपके पास पावर है तो। सो इन दैट सेंस anyone who is in power controls the archive, and because he controls the archive he can actually change the past. Okay, and when I look at unperson में भी क्या था, unperson के अंदर भी यही सेम चीज थी that कि आप किसी पर्सन को पास्ट में जाके गायब भी कर दो। तो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ना अनपर्सन का, ये अनपर्सन का कंसेप्ट रोमन प्रैक्टिस ऑफ डेमेंशियो मेमोराई को एक लेवल और आगे बढ़ा रहा है, ये उसको और आगे ले जा रहा है, ठीक है। सो यू आर एक्चुअली टेकिंग द इनिशियल टर्म डेमेंशियो मेमोराई वन लेवल अहेड, ठीक है। तो एक लेवल आप उसको और आगे ले जा रहे हो, ठीक है। अनपर्सन के अंदर आप यही कर रहे हो कि आपने पास्ट को जाके चेंज करना है, ठीक है। तो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग इज यू आर टेकिंग इट वन स्टेप फर्दर। ओके, लेट्स नाउ लुक एट द choices. Okay, 1 second. Now look at this. So this was an ancient practice, Roman practice, dementio memoriae. और उस कंटेक्स्ट में ऑथर ने बोला कि आप पास्ट को चेंज कर सकते हो, तो जिसका आर्काइव का कंट्रोल है वो पास्ट को कंट्रोल करता है। और अनपर्सन में तो ऐसा है कि किसी पर्सन को सिर्फ अब एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, उसके पास्ट को जाके ही पूरी तरीके से पब्लिक कॉन्शियसनेस में से मिटा देते हो। तो दिस इज टेकिंग द ओल्डन कंसेप्ट और डिमेंशियो मेमोरी वन स्टेप अहेड। अनपर्सन वाला कंसेप्ट उसको एक लेवल और आगे ले जा रहा है। ओके, सो लेट्स लुक एट the primary difference: the degree of physical violence used by the state to enforce the removal of individual from society. There is no discussion of physical violence here. The technological capacity of information era authority to retroactively reconstruct and manipulate historical reality. Okay. Technological capacity, information era authority to retroactively construct and manipulate historical reality. देखो यहाँ पे आप हिस्टोरिकल रियलिटी को चेंज करते हो, किसमें, इस वाले टर्म के अंदर, ठीक है। और जब मैं अनपर्सन की बात करता हूं तो आप बेसिकली जाके उस पर्सन को पूरा ही गायब कर देते हो और आप कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हो कि भाई वो पर्सन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, राइट। सो दैट इज अ स्लाइट डिफरेंस। ओके, and like you have actually mentioned in the passage that the concept of unperson goes beyond the historical Roman practice because it operates within the information dominated society where the authorities can actually edit the reality itself, all right. So you can actually remove the person from existence. So that is a difference in the sense that unperson is actually a very like it's even a stronger term because now you can change the reality itself and eliminate the person. Okay, so this is a good option क्योंकि ये पुराने ज़माने में होता था, तब टेक्नोलॉजी थी नहीं, तब टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब कोई आर्काइव वगैरह तो होती नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी से जो कंपनीज के हाथ में कंट्रोल होता है, आजकल की गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस अपने डिजिटल आर्काइव में आपको शैडो बैन कर सकती हैं, आपको गायब कर सकती हैं, डी प्लेटफॉर्म कर सकती हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ये नया चीज़ है, ठीक है।
अनपर्सन का जो कंसेप्ट है वो इस तरीके से आज की डेट में अप्लाई करता है. द साइकोलॉजिकल विलिंगनेस ऑफ जनरल पॉपुलेंस टू एक्टिवली फॉरगेट द एग्जिस्टेंस ऑफ टारगेटेड इंडिविजुअल्स. क्या डिफरेंस जनरल पॉपुलेशन की साइकोलॉजिकल विलिंगनेस के कंटेक्स्ट में है? ऑब्वियसली नहीं. द डिफरेंस लाइज in the technological capacity that we have today of certain big corporations which can deplatform you, which can shadow ban you, जो कि obviously पुराने ज़माने में जब ये term use होता होगा तब नहीं थी. So the difference lies in the technological capacity that we have right now to basically change or ban a person in the sense that again unperson. Okay. D option क्या कह रहा था? The fact that dementia memory focus purely on political figures, that unperson can be anyone from lower. Okay. There's no. Okay. ऐसा नहीं है कि भाई डिफरेंस इस चीज में है कि ये वाला टर्म तो सिर्फ पॉलिटिकल फिगर्स के लिए यूज होता था. अब ये अनपर्सन जो टर्म है वो सोसाइटी के अंदर जो गरीब लोग होते हैं, लोअर रंग्स पे जो रहते हैं, उनके लिए भी आप यूज करते हो. ओके. एंड इट कुड बी एनीवन फ्रॉम लोअर रंग्स ऑफ सोसाइटी. No, that's not the difference. The only option that talks about the difference is the second option because it talks about the technical capacity, the technical aspect, the big corporations, जो कि अभी नई चीज़ है, जिनके पास पावर है, प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम्स को कंट्रोल करते हैं. तो yes, B option is the difference. So yeah, that's going to be the answer. Best choice. Okay.